जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के इस एमसीक्यू सेक्शन में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी ये जो जुलाई के लास्ट में एएलपी सीबीटी 2 का पेपर होने वाला है, जिसमें टेक्निकल ही आने वाले हैं मेन। तो मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ ना आपको, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 है। ऐसे करके मैं ट्रांसफार्मर का आपको 120 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल। उसमें से बाहर से ट्रांसफार्मर से नहीं आता है, ठीक है ना। हर एक टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको अलग से, वो जो टेस्ट मैराथन चल रहा था वो अब चालू होगा। 10 दिन कंटिन्यू मैं आपके लिए 30-30, 35-35 क्वेश्चन का स्लाइड वाइज बनवा के आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है द टेपिंग इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू, बोल रहा है कि किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में जो स्वपरिणामित होता है ना, उसमें टेपिंग किसके लिए किया जाता है, टेपिंग का काम क्या होगा। तो पहला नंबर है सेपरेट वाइंडिंग, रिड्यूस इंसुलेशन, इंक्रीज मैग्नेटिक लॉसेस या रेगुलेट वोल्टेज आउटपुट। आपको पता है ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसे होता है जिसको वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यही प्राइमरी होता है और यही सेकेंडरी होता है, आपको पता है ना इस टाइप का। तो ये जो टेपिंग कहते हैं ना, टेपिंग का मतलब है ये ऐसे, इसको अलग अलग शेप दे देना। टेपिंग का मतलब ये होता है, इसको करने का सबसे मेन रीजन होता है ताकि मैं आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकूं, वेरी कर सकूं। मेरे को ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा लगा दूंगा, कम वोल्टेज चाहिए तो कम में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, रेगुलेट वोल्टेज आउटपुट। रेगुलेट का मतलब होता है नियमन। तो आउटपुट वोल्टेज का ना जो नियमन कर सका, वही इसी के लिए इसको टेपिंग करते हैं, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाइएगा, जो भी आंसर आपको समझ आता है आप अपने से लगा के देखिएगा, ठीक है। देखिए बोला है द परमिबिलिटी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कोर इज इक्वल टू। एक आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर का परमिबिलिटी क्या होता है। तो परमिबिलिटी का मतलब होता है चुंबकशीलता। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के क्रोड की चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 0, लो वैल्यू, इनफाइनाइट या यूनिट। नहीं भाई, इनफाइनाइट होता है परमिबिलिटी। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर का ना मैंने आपके लिए सारा चीजें लिख दिया है, आप इसको देखिएगा। पहला नंबर है 0 वाइंडिंग रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट परमिबिलिटी, इसका मतलब है कि चुंबकशीलता अनंत होनी चाहिए। परफेक्ट कपलिंग, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग ना इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं एंड मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं ना, मैग्नेटिकली कपल्ड। तो ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। तो परफेक्ट कपलिंग भी एक आइडियल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है ना जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, उसमें कोई भी लॉसेस ना हो और वाइंडिंग नो लीकेज फ्लक्स हो, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 0 वाइंडिंग रेजिस्टेंस है ना, 0 वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। कभी कभी बोलता है इनफाइनाइट वाइंडिंग इम्पीडेंस, इनफाइनाइट वाइंडिंग कंडक्टेंस। ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए देगा बेटा। ये सही है कि नहीं मुझे बताइएगा, ये सही है कि नहीं मुझे बताइएगा। आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस अगर 0 होगा ना तो कंडक्टेंस G बराबर कैसे निकलता है, 1/R होता है। तो 1/0 करूंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट वाइंडिंग कंडक्टेंस भी अपने आप में सही होता है, तो इसको गलत मत करिएगा। ये भी एक तो इसके प्रॉपर्टी में 6वां नंबर आप जोड़ सकते हैं 7th नंबर में, ठीक है ना। ये पेपर में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है। इसी का क्वेश्चन ना देखिए कैसे पूछा है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच मेक्स इट आइडियल इज। एक ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफार्मर को आदर्श बनाता है। इनमें से कौन सा गुण है जो एक ट्रांसफार्मर को आदर्श बनाता है। तो आपके क्वेश्चन है CRGO कोर ऑफ इट्स प्राइमरी,
मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं काम करता हूँ, इसको दूसरे स्लाइड में ले लूं क्या? अच्छा ठीक है, आपको दिख रहा है ना, अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर विच मेक्स इट आइडियल इज, ठीक है, इसमें बोल रहा है सीआरजीओ कोर फॉर इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर को प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को ना सीआरजीओ स्टील से बनाते हैं, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड इसका नाम होता है, ठीक है, नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, इंटरलीव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हैं, नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आएगा नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, कोई भी लीकेज और कोई भी लॉसेस ना हो वही ट्रांसफार्मर को आइडियल बनाता है। तो ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अगर मैं कम कर दूं ऐसा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर बना के जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर, बोल रहा है एक बड़ी बहुत अत्यधिक बड़ी ट्रांसफार्मर का अगर आप बनावटी स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो इन सारे स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबो स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा होगा स्टेटमेंट जो करेक्ट शेप में मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना, ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर बोल रहा है कंजर्वेटर टैंक इज यूज्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर टैंक, ये सही होगा कि गलत होगा? तो आपको मालूम है कि कंजर्वेटर टैंक इसका यूज करते हैं भाई ऑयल के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल कम पड़ जाता है ना, तो ये कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ऑयल प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये वाला चीजें क्या होगा, पहला नंबर तो सही है, तो पहला इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें सही है, तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। अगला बोल रहा है बुशिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर इन इंसुलेशन अगेंस्ट लाइटिंग ओवर वोल्टेज। बुशिंग का प्रयोग ट्रांसफार्मर में तब किया जाता है ना, जब कहीं से मान लीजिए कि बिजली गिर रहा है तो यहाँ पर ओवर वोल्टेज आ गया तो बुशिंग काम आएगा। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि आपको पता है कि बुशिंग का काम केवल यही है कि इलेक्ट्रिकली जो आउटपुट आ रहा है ना, वो मेरे बहुत अच्छे से है, कन्वीनियंट है, वो अच्छे से तार को जोड़ के दे देता है सप्लाई को, मतलब जो कनेक्शन से जो मेरा सप्लाई रहेगा ना, उसको बहुत अच्छे से क्या करता है, वो लेता है। तो सिर्फ एक सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए हम बुशिंग लगाते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बुकोल्स रिले इज एन ओवर करंट रिले, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि बुकोल्स रिले को ट्रांसफार्मर का हार्ट बोलते हैं और वो एक टेम्परेचर सेंसिटिव रिले होता है। तापमान पर जो सेंस करता है ना, जो उस टाइप का रिले होता है, कौन, बुकोल्स रिले। ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जहाँ पे 3 है ये गलत हो गया, 3 गलत हो गया, ये तो 2 गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सीधा सा दिख रहा है 1 और 4। तो चौथा देख लेते हैं, सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात है। सिलिका जेल का हम लोग यूज करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जितने भी नमी होता है ना, सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो मुझे आप बताइएगा कि सिलिका जेल जब एब्जॉर्ब करने से पहले उसका कलर कैसा होता है, और नमी को जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तब उसका कलर कैसे हो जाएगा, पिंक किस में आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुकोल्स रिले इन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में ये बुकोल्स रिले का काम क्या होता है, टू मेजर टेम्परेचर राइज, मतलब तापमान के बढ़ने वाले को मेजर करना, तापमान के बढ़ोतरी को मेजर करना, टू मेजर कोर फ्लक्स को मेजर करना, टू डिटेक्ट द ओवर वोल्टेज, या टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट सच एज शॉर्ट सर्किट आर्किंग इन द कॉइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सारे प्रकार के इंटरनल फॉल्ट्स को क्या करता है, वो लेता है, मतलब डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, आप बोलेंगे सर किसी जगह पे ना ये बहुत सारा ना, कोई आयोग ना ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट लेता है, इसका आंसर ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट। ठीक है ना, आंतरिक जितने भी त्रुटियां होती है ना, सबको ये डिटेक्ट करता है। कोई इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों लेता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों लेता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट्स में रहिएगा,
क्योंकि ट्रांसफार्मर को अंदर लगाते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर के अंदर में जितना भी, अगर मान लो ट्रांसफार्मर गर्म हो जा रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो ये सारे टाइप के इंटरनल फॉल्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। क्योंकि रिले है ना, तो जरूरी नहीं है कि इंटरनल में बहुत सारे और भी फॉल्ट हो सकते हैं, तो ये सारे टाइप के फॉल्ट को सेंस करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीजें मैं हमेशा बोलूंगा, इंटरनल फॉल्ट को लगाइएगा। Select the option that is correct regarding the following two statement labeled assertion and reason। ये एक assertion दिया है आपको और एक reason दिया है। assertion का मतलब होता है जिसमें आपको कथन दे दिया है और इसका कारण दे दिया है, तो आपको बताना है, ठीक है। लिखा है, देखिए, 3-phase auto transformers are smaller and lighter than equivalent 3-phase 2-winding transformer। एक 3-phase ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर जिसमें 3 फेज है, जैसे मैं बोला ये ट्रांसफार्मर 3 फेज वाले, और एक ना 2 वाइंडिंग है, ये सिंगल फेज के 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये 3 फेज का एक ट्रांसफार्मर, और ये ना 2 फेज के, ये 2 फेज के 3 ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ठीक है ना। 3 फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। रीजन दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर यूज्ड, पहले इसका हिंदी में मीनिंग समझ लीजिए कि हिंदी में मीनिंग क्या बोल रहा है। बोलता है एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का ना साइज जो होगा स्मॉल होता है, वेट भी बहुत कम होता है, किसकी तुलना में, 3 फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में। क्यों, इसका रीजन दिया है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज फीवर वाइंडिंग एंड अ स्मॉलर कोर। तो ये सही बात है कि एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का ना जो साइज होता है स्मॉल होता है, वेट भी कम होता है। क्यों, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में ना फीवर वाइंडिंग का मतलब होता है एक ही वाइंडिंग यूज करते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए होता है, और इसका कोर भी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये सही बात हो जाएगा कि ये असर्शन ए जो है ना, ये आर को पूरा एकदम करेक्ट व्याख्या करता है ना। ये जो रीजन आर है ना, इस ए का करेक्ट व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों ट्रू है, और बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं बेटा, पहले प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, आपको पढ़ना है और इसका बेसिक डिफरेंस आपको देख के रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल उसमें कमी नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए बोला है द फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो आप बोलेंगे जी सर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर एक ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन वो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर नहीं देगा तो उसके कारण कुछ और भी दे सकता है, जैसे वर्डिंग ट्रांसफार्मर में बहुत घुमाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर का मूलभूत सिद्धांत क्या है, कार्यकारी सिद्धांत का बात कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो होता ही है, अगर म्यूचुअल इंडक्शन भी लिखे रहता है ना तो भी चलता है, ठीक है, ये तो होगा ही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कॉइल। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के जो दोनों वाइंडिंग होते हैं ना, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं एंड मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड एंड मैग्नेटिकली कपल्ड थ्रू अ लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ये बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और चुंबकीय रूप से जो कपल होते हैं, कपल का मतलब होता है जो युग्मित होते हैं ना, उन्हीं दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत रखता है, तभी ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और ट्रांसफार्मर में ना आपको पता होगा बेटा कि ये जैसे ट्रांसफार्मर मैं बना रहा हूँ ना, ये बना रहा हूँ, तो ये कोर में फ्लक्स घूमता है, ये आपको मालूम ही होगा, कोर में ये फ्लक्स घूमता है पूरा ऐसे, है ना। तो ये फ्लक्स तभी अच्छे से घूमेगा ना बेटा जब इस पाथ का रिलक्टेंस हो एकदम लो। आप बोलेंगे सर लो क्यों होना चाहिए, आप मुझे बताइए। करंट कहाँ अच्छे से जाएगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा अच्छे से जाएगा। सेम फ्लक्स का भी नेचर रहता है, फ्लक्स को अगर करंट से तुलना करें और रिलक्टेंस को रेजिस्टेंस से तुलना करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, जितने कम रिलक्टेंस होंगे उतने ज़्यादा फ्लक्स जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर, ठीक।
For supplying a large three-phase load with neutral connection requirement, which transformer connection is generally preferred? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर ना थ्री फेस लोड के लिए न्यूट्रल कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं? आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ये दोनों का आप एकदम याद करके रखिएगा। जो घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगे रहता है ना, वो कनेक्ट होता है बेटा डेल्टा स्टार में, और जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ना, वो स्टार डेल्टा में कनेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है ना? ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का स्टार ही हमारे घर पे आता है। हम आउटपुट साइड से उससे मतलब सेकेंडरी साइड से हम कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ये सारे लोड लगे रहते हैं, तो हम सेकेंडरी साइड से कनेक्ट होते हैं और हमारे घर पे स्टार आता है ना, इसीलिए स्टार में होता है न्यूट्रल, जो हमारा काम आता है। यहाँ पूछ रहा है कि लार्ज थ्री फेस लोड में न्यूट्रल कनेक्शन के रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा कनेक्शन सबसे बेस्ट होता है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टार स्टार कनेक्शन सबसे बेस्ट होता है न्यूट्रल के लिए। बट इसी में ना, जब भी स्टार स्टार वाइंडिंग लगाते हैं ना, तो इसी में हम एक डेल्टा टाइप के बीच में वाइंडिंग करते हैं, क्योंकि दोनों न्यूट्रल के कारण ना हार्मोनिक्स जनरेट हो जाता है। थर्ड हार्मोनिक्स जिसको बोलते हैं, तो वो थर्ड हार्मोनिक्स के कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक इनरश करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेल्टा कनेक्शन में ना हम लोग एक कनेक्शन करते हैं, इससे कहा जाता है टर्शरी वाइंडिंग। ये टर्शरी वाइंडिंग, ये डेल्टा कनेक्शन होता है और ये हमेशा दो स्टार के बीच में ही लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आएगा स्टार स्टार कनेक्शन विथ न्यूट्रल ग्राउंडिंग अरेंजमेंट ऑन बोथ साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि टेक्निकल में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, तो क्वालिफाई के लिए वो कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ बना के दे सकता है। ठीक है ना? आ गया तो आए है, नहीं तो बाय बाय, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है? Which of the following is not a valid advantage of three-phase unit transformer over three single-phase transformer bank? आप इसका मीनिंग समझे? बोल रहा है एक थ्री फेस यूनिट ट्रांसफार्मर का क्या एडवांटेज नहीं है तीन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर? मतलब मैं एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर यूज कर लूं और इसकी जगह ना तीन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर यूज कर, इसका ऐसा कौन सा होगा जो थ्री फेस का इसमें से एडवांटेज नहीं दिख रहा है? तो पहला नंबर लाइटर इन वेट, दूसरा मतलब भार में कम होगा, स्मॉलर इन साइज, फिर लिखा है डैमेज फेज वाइंडिंग कैन बी चेंज विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर टू फेज। आपको नहीं लग रहा है कि अगर मान लीजिए थ्री फेज वाइंडिंग में ये तीन फेज लगा हुआ है ऐसे, और मेरा एक भी वाइंडिंग गया, तो मैं बिना किसी दोनों को डिस्टर्ब किए दो फेज को, क्या मैं इसको डैमेज ठीक कर पाऊंगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं कर, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एक भी चीजें हटाना तो मैं इसको हटा सकता हूँ, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है, ये कॉस्टली पड़ता है। बाकी दो चल रहा है, इसको हटा दिए तो फिर एक जोड़ दिया, तो इसका मतलब है ये वाला चीजें कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए क्या है, यही वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, कि इसके फेज वाइंडिंग को ना चेंज किया जा सकता है बिना किसी दो फेज को डिस्टर्ब किए, यही थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज में आता है। इसमें बोला ही है कि नॉट अ वैलिड एडवांटेज। नॉट अ वैलिड एडवांटेज का मतलब है कि एक प्रकार का डिसएडवांटेज ही पूछ रहे हैं। क्लियर है? वर्डिंग को घुमाएगा बेटा, आपको ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट नहीं होता ये। Which is to be short circuited on performing short circuit test on a transformer? शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट में मैं बस आपको थोड़ा सा एक ज्ञान देना चाहता हूं, देखिएगा। ये ओपन सर्किट टेस्ट ओसी टेस्ट, और एक बना रहा हूं बेटा एससी टेस्ट। ठीक है? बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत प्यार से बता रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे हम एक एमीटर लगाते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, यहाँ लगा देता हूँ, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, और एक ना वॉट मीटर लगाते हैं। ठीक है? यस, ये ट्रांसफार्मर है,
ये वॉट मीटर है, इसको मैं वॉट मीटर दे देता हूँ आपसे। ठीक है, ये ऐसा वॉट मीटर लगा दिया। तो आप बोलेंगे सर ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में या शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या किए, तो एक एमीटर लगाते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और एक वॉट मीटर भी लगाते हैं, जो कि दोनों का डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया है। ठीक है ना। ये ऐसे दोनों का डायग्राम मैंने बना दिया है, बट इसको थोड़ा सा बस चेंज कर दूं थोड़ा। ये ऐसे ठीक है, ये वाला ऐसे मैंने बना दिया। इन दोनों में आप डायग्राम में देखेंगे ना, तो दोनों लगभग सेम है। ये ओपन सर्किट टेस्ट है, ये ओपन सर्किट टेस्ट का है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट का है। ठीक है ना। ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने क्या किया, एक एमीटर लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक वॉट मीटर कनेक्ट किया है। क्लियर हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में ना हमेशा जो सेकेंडरी साइड होता है ना, इसको ओपन रखा जाता है, ओपन सर्किट। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये जो सेकेंडरी साइड होगा, इसको एक पतले थिन वायर से, थिन का मतलब होता है थिन वायर से, थिन का मतलब होता है पतले वायर से शॉर्ट कर दिया जाता है। बस यही डिफरेंस है ना, शॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जब ओपन सर्किट हो गया ना, तो ओपन सर्किट हो गया तो ये जो सेकेंडरी साइड है ना, ये बन जाता है हाई वोल्टेज साइड, और जो प्राइमरी साइड है ये हो जाता है लो वोल्टेज साइड। बट जैसे ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट आते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ना, तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो जिस जगह पे करंट होता है ना, ये बन जाता है लो वोल्टेज साइड, और इसके कंपेयर में ये प्राइमरी साइड हो जाता है हाई वोल्टेज साइड। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो वॉट मीटर होता है ना, ये वॉट मीटर ये दिखाता है हमेशा टोटल आयरन लॉस को शो करता है, टोटल आयरन लॉस। और यहाँ का जो वॉट मीटर होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, ये हमेशा वॉट मीटर की जो रीडिंग आएगी ना, ये हमेशा दिखाता है बेटा टोटल कॉपर लॉस। ठीक है, ये ऐसा दिखाता है और ये बार बार पूछता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा, अगर इस डायग्राम से बोलूंगा कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट कौन से साइड में परफॉर्म किया जाता है, तो आप बोलेंगे सर ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट ना हाई वोल्टेज साइड सेकेंडरी होता है, लेकिन प्राइमरी साइड लो वोल्टेज होता है। मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में जिस साइड सारे इक्विपमेंट कनेक्ट होते हैं, इक्विपमेंट का मतलब होता है यंत्र, यंत्र में यही एमीटर, वोल्टमीटर, वॉट मीटर आ रहा है, तो ये कौन से साइड पे रखा जाता है, तो आप देख के तुरंत बता सकते हैं सर ये तो लो वोल्टेज साइड में रहता है। मैं बोला शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो इक्विपमेंट कनेक्ट होते हैं वो कहाँ कनेक्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे सर हाई वोल्टेज साइड में कनेक्ट होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में जो वॉट मीटर है कौन सी रीडिंग देता है, तो आप बोलेंगे सर टोटल आयरन लॉस। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वॉट मीटर होता है वो क्या रीडिंग देता है, तो टोटल कॉपर लॉस। आप बोलेंगे सर ये एमीटर वोल्ट मीटर नहीं देगा, बिल्कुल देगा। एमीटर दिखाता है नो लोड करंट को, नो लोड करंट, अभी आगे आएगा इसका क्वेश्चन है ना। वोल्ट मीटर दिखाता है यहीं पे प्राइमरी रेटेड वोल्टेज जो यहाँ पर दे रहा हूँ ना, यही मेरे को यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलती है। यहाँ एमीटर क्या शो करेगा, ये शॉर्ट सर्किट करंट को शो करेगा जो लास्ट में यहाँ पे बह रहा है, ये इस जगह पर। V क्या शो करेगा, ये करेगा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, इसी का लो वोल्टेज जो रहेगा यहाँ पे शो होगा। तो सबका रीडिंग होता है ये सब, है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा,
जनरली द नो लोड लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। अभी मैंने आपको बताया ना नो लोड, तो नो लोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना वो ऐसा बनता है बेटा, इसमें ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो रहता है ना नो लोड करंट को मैं दिखाता हूं आई नॉट से, यहाँ पे होता है आर नॉट का मतलब है नो लोड रेजिस्टेंस, और एक्स नॉट का मतलब होता है नो लोड रिएक्टेंस। आर जीरो आई जीरो क्या लिखा हूं, तो आई जीरो का मतलब है नो लोड करंट। अच्छे से देख लीजिएगा बेटे, बहुत क्वेश्चन बनता है। आर नॉट का मीनिंग हो जाएगा नो लोड रेजिस्टेंस, और जो एक्स नॉट रहता है ना इसको बोलते हैं नो लोड रिएक्टेंस। जिसमें जीरो लग गया ना उसको हम लोग नॉट नॉट से शो करते हैं। एक फॉरेन लैंग्वेज है नॉट, इन लोग क्योंकि फॉरेनर बोलते हैं जीरो भारत का देन है, तो उनका हम जीरो नहीं बोलेंगे, ये साले अपने से नॉट 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 बोलते थे, तो हमको भी शुरू से ऐसे ही पढ़ाया गया ना, तो हम भी आर नॉट एक्स नॉट ही बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से आर जीरो एक्स जीरो ही बोलिएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके रहेगा। तो यही पूछ रहा है कि ये जो आर नॉट होता है ना इसकी वैल्यू कैसे रहती है बेटा, हाई होती है कि लो होती है। आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस जो प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों समांतर क्रम में लगे होते हैं, और इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना हमेशा हाई होती है। तो आप लगा दीजिए पैरेलल रेजिस्टेंस विद अ लो वैल्यू, नहीं भाई गलत हो जाएगा। सीरीज रेजिस्टेंस विद अ लो वैल्यू, क्या ये सीरीज है क्या, नहीं है। पैरेलल रेजिस्टेंस विद अ हाई वैल्यू, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। सीरीज रेजिस्टेंस विद हाई वैल्यू ये गलत हो जाएगा, तो ये आपके लिए सही है। मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये एक्स नॉट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई रहनी चाहिए कि लो रहनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ना पेपर में दिया हुआ है, जेई में एसएससी जेई का क्वेश्चन है, और ये डीएमआरसी में भी पूछा हुआ है, और ऐसे देखा जाए तो डीएफसीसीआईएल में भी पूछा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेपर में ये आया हुआ है ना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है सिंगल फेज 111 वोल्ट, मतलब ये जो दे दिया है ना, ये आपको जो गिवन दे दिया है ना बेटा, ये ई की वैल्यू आपको गिवन कर दिया है यहाँ से, ये आपको ई की वैल्यू दे दिया है 1111 वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ दे दिया है 50 हर्ट्ज बोला है, मतलब एफ की वैल्यू दे दिया है 50 हर्ट्ज, ठीक है। सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ कॉइल विद 200 नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो एन की वैल्यू है ना नंबर ऑफ टर्न ये भी दे दिया है बेटा 200, ठीक। कॉइल कोर असेंबली एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द कोर। आपको पता है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का सूत्र होता था E इक्वल टू 4.44 फाइव एफ एंड, ये होता था। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने ट्रांसफार्मर का वन शॉट कराया हुआ है, एक बार आप उसको टेक्निकल चैनल में या इसी चैनल में आप खोजेंगे, आपको टेक्निकल सेक्शन में ट्रांसफार्मर में मिल जाएगा वो, ठीक है ना। तो इस जगह पे ई की वैल्यू दिया है कितना बेटा, तो आप बोलेंगे सर 1111 दिया है, ये हो गया 4.44, फाइव एम तो निकालना ही है, एफ दिया हुआ है 50 और एन दिया हुआ है कितना 200, तो यहाँ से आप फाइव एम निकाल लीजिए बेटा। ये कैसे निकलेगा 1111 डिवाइडेड बाई 4.44, ये 50 इंटू 200, ये ऐसे हो गया। इस पॉइंट को हटाने के लिए ना मैं काम करता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको हटा के मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, 2 जीरो के बाद है ना तो ऊपर 2 जीरो लगा देता हूँ, ये 2 जीरो ये हट गया, तो 111 का एक बार, 111 का 4 बार, क्लियर है। ये 200 का 0 0 कट गया, आपके पास कितना बचा फाइव एम की वैल्यू, फाइव एम बराबर आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 5 चौके 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और एक जीरो लग गया, और 1/400, 1/4 का मतलब होता है 0.25, और 2 जीरो और है ना तो ये हो जाएगा 0.0025, ये समझ आए। तो ये जो होगा ना 0.025, सॉरी 0.025, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ये सॉल्यूशन हो गया आपका, आपको लेकिन इसमें बनाना रहेगा कि ये किस टाइप का होगा। ये जैसे आपने सॉल्व किया तो 1/4 का मतलब होता है 25 या 0.25 बटे 100 भी है ना, इसमें 100 भी है,
तो इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, 2 अंक के बाद डिजिट को खिसका दीजिए तो ये हो जाएगा। जैसे मैं इसको हल किया तो सबसे अच्छा क्या आंसर रहेगा, इसको बनाते हैं बेटा, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई ये 1 2 3 4 ये हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो कितना होगा बेटा, ये देखिए ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि नीचे 3 है तो ऊपर आके 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा 2.5 मिली वेपर। ये सब देखिए आपको टफ लगेगा, लेकिन ये सब ना बेसिक मैथ्स है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये ना मैं देखते रहता हूँ कि भाई कैमरे में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं बोला ना मेरे पास कोई टीम नहीं है बेटा कि मैं आपके लिए एक वो रखूँ, मैं अपने से सब चीज़ें करता हूँ। तो मैं वही देख रहा था कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बार बार जाने का मीनिंग यही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको बनाना है बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वन टाइम है, एक बार आप बना लेंगे सीख लेंगे ना, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, हमेशा काम आएगा, ठीक है ना, ये याद करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, Which of the following statement about the core type transformer compared to shell type transformer is incorrect? बोल रहा है इनमें से core type transformer का shell type transformer की तुलना में कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो मेरे को ध्यान रखना है core type transformer जब कंपेयर हो रहा है shell type transformer से, ठीक है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब होता है असत्य, है ना, असत्य है, या कभी कभी पेपर में लिखता है सत्य नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ऑफलाइन एग्जाम देते हैं ना तो सत्य यहाँ लिखे रहता है और नहीं यहाँ लिखे रहता है, बेटा ध्यान रखिएगा। तो हम जल्दी जल्दी में सत्य देख के सत्य मारना चालू कर देते हैं, तो ये सिर्फ माइंड गेम से खेलता है, ठीक है। बोल रहा है द कोर सराउंडिंग अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ वाइंडिंग, मतलब ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का है ना, उसका कोर ना हमेशा एक वाइंडिंग के साथ घिरा रहेगा, सही बात है। इट इज मोर सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये जो है ना हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए सुटेबल होता है, ये भी सही बात है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमेशा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। द वाइंडिंग्स आर फॉर्म्ड बाउंड एंड आर ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप, ये भी सही बात है कि वाइंडिंग कैसा होगा, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। लेकिन जैसे शेल टाइप का वाइंडिंग होता है ना, मैंने आपको बताया था कि ये सैंडविच टाइप की वाइंडिंग कहलाती है सेल टाइप ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल टाइप, ये भी सही है। तो मतलब जो चौथा नंबर है ना, द मीन लेंथ ऑफ द कॉइल इज शॉर्टर, ये सही बात है। मीन लेंथ का मतलब होता है जो इनकी माध्य लंबाई होती है ना, वो एकदम कम होती है। तो सिलिंड्रिकल वाइंडिंग की लंबाई जो होगी, माध्य लंबाई का मतलब होता है, क्योंकि ऐसे सिलेंडर शेप में है तो माध्य लंबाई का मतलब होता है बीच का एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट में यही है, क्योंकि मीन लेंथ ऑफ कॉइल हमेशा शॉर्टर नहीं होगा। ये रियल में कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये लार्ज होता है, लार्ज। लेकिन शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये शॉर्ट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए सही है, लेकिन कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत अच्छे से बनाना है बेटा पेपर को, ऐसी टाइप में आपको देखना है कि कैसे मेरा बन रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इनरश करंट, यही होता है बेटा मैग्नेटिक इनरश करंट, जिसको अभी मैंने आपको बताया। मैग्नेटिक इनरश करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द सप्लाई स्विच शुड बी क्लोज्ड एट द इंस्टेंट व्हेन, एक मैग्नेटिक इनरश जब ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है ना, तो उस टाइम में सप्लाई स्विच कैसा होना चाहिए, क्लोज एट द इंस्टेंट व्हेन। सप्लाई स्विच को क्लोज कब करना चाहिए, जब ये मैग्नेटिक इनरश करंट उत्पन्न हो जाता है। कब करेंगे, तो हमेशा जब सप्लाई वोल्टेज क्या हो, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज इज मैक्सिमम होगा ना, उस इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक इनरश करंट होता क्या है, क्या ये नॉर्मल करंट है, क्या ये वही करंट है कि अलग करंट होता है। तो इसी का मैं आपको यहाँ पर एक डिटेल दे देता हूँ, आप इसको देखिएगा ना। ये इस जगह पे आप देखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना।
इधर से देखिए क्या क्या लिखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन करंट, ये जो है इन ट्रांसफॉर्मर इज द करंट विच इज ड्रॉन बाय अ ट्रांसफॉर्मर एट द टाइम ऑफ एनर्जाइजिंग इट। ये कब आता है, जब ट्रांसफॉर्मर को मैं एनर्जाइज कर रहा हूँ, एनर्जाइज का मतलब होता है ऊर्जा दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर में, तब ये मैग्नेटिक इंडक्शन करंट आता है। इट हैव मिनिमम इंडक्शन करंट इन द ट्रांसफॉर्मर, द स्विच ऑन इंस्टेंट शुड बी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। इस इनपुट वोल्टेज पर ना मैग्नेटिक इंडक्शन करंट मिनिमम होता है और ये हमेशा ना नॉर्मल करंट से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। ये पेपर में दिया है बेटा कि मैग्नेटिक इंडक्शन करंट ना नॉर्मल रेटेड करंट से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर ट्रांसफॉर्मर का जो मैग्नेटिक इंडक्शन करंट है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। और इसका जो नेचर होता है ना, ये ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक वो करंट ना जो बहुत ही मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए आए, लेकिन खतरनाक इफेक्ट है। जैसे बिजली कड़कता है, बिजली जब गिरता है तो आप देखेंगे कि 1 सेकेंड में पूरा कहीं पे पूरा वो कर देता है, जला देता है सब चीज, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मीनिंग आपको समझ आ रहा है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है वो एक वैल्यू जो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए हो लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो। लेकिन जो एक होता है स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब होता है जिसका जो इफेक्ट हो भले कम हो लेकिन वो थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, ठीक है ना। तो ये चीजें मैग्नेटिक इंडक्शन करंट का जो नेचर रहता है वो हमेशा फ्यू मिली सेकेंड का होता है। ट्रांजिएंट का नेचर होता है मतलब ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन, और वो ड्यूरेशन कितना होगा तो फ्यू मिली सेकेंड। ये सब आपको याद रखना है मैग्नेटिक इंडक्शन करंट के लिए, क्लियर है। फिर बोल रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन मैं कैसे दूंगा, तो ट्रांसफार्मर का जब भी वोल्टेज रेगुलेशन आए ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है नो लोड चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड से फुल लोड वोल्टेज में जो भी चेंजेस आता है ना, वही होता है मेरा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। इसका और आसान भाषा में बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन को बोलते हैं जब सारे लोड को आप जीरो कर दें तब उसमें वोल्टेज ले लें, वो होगा नो लोड कंडीशन। और सारे लोड को आप ऑन कर दें तब उसका जो वोल्टेज आएगा वो होगा एक वोल्टेज। दोनों का अंतर ही ना मेरा क्या आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन ना एक लोड फॉर्म में होता है, एक लोड के लिए होता है और एक अनलोड के लिए होता है, या मैं बोल सकता हूँ नो लोड के लिए होता है। एक लोडेड फॉर्म में होगा, एक नो लोड फॉर्म में होगा। तो जब भी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन बोले और कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है कि आपको किसके लिए बनाना है, तो हमेशा आपको लोड के लिए ही टिक मारना है। और लोड के लिए मैं आपको इसीलिए यहाँ पर ये चार्ट भी दे रहा हूँ, आप देखिएगा इसको, है ना। ये चार्ट है बेटा, ये ठीक, ये देख पा रहे हैं आप। ट्रांसफॉर्मर व्हेन कनेक्टेड टू लोड, हमेशा हमको लोड के साथ ही वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं बोला है तो ये क्या होगा, नो लोड वोल्टेज। मतलब नो लोड वोल्टेज मैं आपको अभी बताया हूं कि कहीं भी नो लोड का टर्म होगा ना तो इसको ऐसे लिखते हैं V नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई V नॉट। ये नो लोड का रेगुलेशन आएगा, परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देंगे, है ना। और नो, ये लोड का कंडीशन है, ये नो लोड का कंडीशन आएगा V नॉट माइनस V डिवाइडेड बाई V। ये नो लोड का कंडीशन आएगा इंटू 100। हमको यहाँ पे कुछ नहीं बोला है ना, तो हमको लोड में ही जाना है। मतलब ये वाला आंसर फर्स्ट नंबर इज योर करेक्ट आंसर। इसमें नो लोड वाला कौन सा आंसर होगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला आंसर V नॉट माइनस V डिवाइडेड बाई, ये आएगा नो लोड वाला और ये आएगा लोड वाला। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट में आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें करवा रहा हूँ। ये दिखता सिंपल है लेकिन हमारा आंसर अगर आयोग के आंसर से मैच नहीं होगा ना बेटा तो हमारा पेपर फंस सकता है, ठीक है ना। इसीलिए एक एक चीज जो बता रहा हूँ ना उसको अच्छे से देखिए। वीडियो लंबा जाए, मेरे को वीडियो लंबा जाने से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे को बताना है जो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए लिखा है ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज हाईएस्ट व्हेन इट इज। हाईएस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम का बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको वर्ड को समझाना है बेटा, आपको बहुत अच्छे से वर्ड को समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, समझ रहा है। आपकी शादी हो जाएगी ना, आपकी बीवी बोलेगी वो चॉकलेट बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपको लेना है, भाई वो बोल रही है जाके लेके आओ।
तो समझना है ये सब चीजें, कुछ चीजें आपको खुद ब खुद समझना है। ये नहीं एकदम बैठ गए हाईएस्ट बोला है मैक्सिमम तो बोला नहीं है छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा, ये हमेशा कब होता है, हैवी लोड पे। हैवी लोड का मतलब होता है जब लोडेड कंडीशन होगा ना, फुल लोड पे। हैवी लोड का मतलब होता है फुल लोड पर जब ट्रांसफॉर्मर रहता है ना, तभी मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है। और इस टाइम में जो आयरन लॉस होता है ना, वो हमेशा कॉपर लॉस के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। और इस टाइम जो पावर फैक्टर होता है ना, वो यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये आता है 0 डिग्री। क्लियर है, तभी cos 0 की वैल्यू 1 होती है। पावर फैक्टर अलग चीज है और पावर फैक्टर एंगल अलग चीज है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है बेटा ट्रिपल स्टार में। और कल मैं जो आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा ना, लॉसेस वाला है। कल पूरे टॉपिक लॉसेस के रहेंगे, ट्रांसफार्मर के लॉसेस, एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको कल के वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी टर्म्स दूंगा उसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बोलता है द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स कैन बी कैलकुलेटेड है। मतलब बोल रहा है ऐसा लोड का कौन सा फैक्टर होगा जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो आप बोलेंगे सर लोड का फैक्टर होता है। जी हाँ बेटा, अगर ये बोला ना फुल लोड, तो फुल लोड में हमेशा जो फैक्टर होता है ना x, उसकी वैल्यू होती है 1। ये बोलेगा हाफ लोड, हाफ लोड, तो हाफ लोड में जो फैक्टर होता है ना लोड फैक्टर, ये होता है 1/2। ये बोलेगा 3/4 लोड, ऐसे बोल रहा है 3/4 लोड, तो इस 3/4 में x की वैल्यू होगी 3/4। ये दिखाता है लोड फैक्टर को कि लोड का कौन सा फैक्टर है। तो इसका फॉर्मूला निकलता है लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। कब आएगा, तो आपको देखो ट्रांसफार्मर में फुल लोड केवीए दिया होगा, आयरन लॉस दिया होगा, कॉपर लॉस एट फुल लोड दिया होगा, तो आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक 100 केवीए ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस दिया है 100 वाट, मतलब आयरन लॉस मतलब पीआई का मान दिया है 100 वाट, ठीक है। तथा फुल लोड कॉपर लॉस, ये फुल लोड कॉपर लॉस मतलब इसकी वैल्यू दिया है 200 वाट, मतलब पीसी की वैल्यू दिया है 200 वाट। और मेरे को बताना है लोड के किस कारक फैक्टर पर एफिशिएंसी अधिकतम होगी। तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है बेटा, एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब फुल लोड केवीए, यही है फुल लोड केवीए कितना 100, ये केवीए में है। एमवीए में रहता ना तो ये मेरा काम होता है बेटा इसको केवीए में कन्वर्ट करना। ध्यान रखिएगा हमेशा केवीए में ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में ही आती है। तो यहाँ पर 100 इंटू आयरन लॉस, ये कितना दिया है बेटा 100 इंटू अंडर रूट आयरन लॉस कितना दिया है, तो 100 डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस कितना दिया है, तो 200 काट दिया बेटा, ये कितना आ गया 100 इंटू 1/√2। अब मैंने आपको बताया था बेटा, याद रखना है कि 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। बता दीजिए, ऐसी सर्किट में नहीं बताया हूँ मैंने, पूरा एक एक चीजों को आपको बताया हूँ। 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577, ये बताया कि नहीं। 1/2 पाई की वैल्यू होती है 0.159। कितने बार ये बोला हूँ याद करिएगा। 1/पाई की वैल्यू होती है 0.31, ये वाला बोला हूँ। 2/पाई की वैल्यू होती है 0.63, ये सब आपको बताया हूँ याद रखने के लिए। तो 1/√2 की वैल्यू होगी 100 इंटू 0.707, और ये सॉल्व होगा कितना आ जाएगा 70.7%। यही एफिशिएंसी इस पॉइंट पे मैक्सिमम में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ऐसे बनाने का क्वेश्चन हमेशा पूछता है पेपर में, तो बिल्कुल इस चीजों को आराम से देखिएगा, अच्छे से देख के जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ डज द यूज ऑफ फेजर हेल्प टू कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक फेजर डायग्राम क्यों बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल वाले को फेजर डायग्राम पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। तो एक फेजर डायग्राम क्या हेल्प करता है, तो फेजर डायग्राम हमेशा पावर और पावर फैक्टर निकालने के लिए ना बहुत काम आता है। पावर फैक्टर के कैलकुलेशन के लिए ना फेजर डायग्राम बताता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल आ रहा है, और ये एंगल पता चलता है ना तो मैं cos फाई, क्योंकि
cos 5 निकाले बिना ना मैं एफिशिएंसी निकाल ही नहीं सकता। एफिशिएंसी का आता है x v2i2 cos 5 डिवाइडेड बाय x v2i2 cos 5 प्लस pi मतलब आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस के साथ हमेशा लोड फैक्टर आता है, देखिएगा आयरन लॉस लोड पर डिपेंड नहीं करता। यही सब क्वेश्चन कल मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कल का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ट्रांसफार्मर के मैं 4 वीडियो लेके आऊँगा। इतना कर लेंगे आप ट्रांसफार्मर का ना, आपका क्वेश्चन एकदम 100% डन हो जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? फेजर डिटरमाइन द थर्मल लॉस। नहीं भाई, ये फेजर ये सब लॉस नहीं बताता। फेजर अलाउ कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज, ये भी नहीं बताता है कि करंट और वोल्टेज के तात्क्षणिक मान को ये दर्शाता है, नहीं ये भी नहीं करता है। फेजर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर एंड हेंस पावर लॉसेस, ये एकदम सही बात है कि ये पावर फैक्टर के कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है, पावर को भी लॉसेस को भी ये क्या कर देता है, दिखाता है। और फेजर प्रोवाइड द मैक्सिमम करंट ट्रांसफर, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन जो आपको बनने चाहिए बेटा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, जितने भी कंसेप्ट दिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा।